एक एक लाइन जरा ध्यान सुनना। पहला नोट डालो, नोट क्या, इसको दिमाग में नोट कर लो, फिर हम तुमको तो नोट दे देंगे इसका। बोला है इनकम टैक्स, ध्यान सुनना। इनकम टैक्स अभी हम लोग पढ़े थे कि गवर्नमेंट की जितना भी ड्यू होता है, गवर्नमेंट का जितना भी उधार होता है, वो क्या होता है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स होते हैं। क्या होते हैं कि वो अनसिक्योर्ड नहीं होते हैं। अगर जब कभी भी लिक्विडेशन होगा तो पहले गवर्नमेंट वालों को क्या मिलेगा, अपना बकाया मिलेगा, उसके बाद से अनसिक्योर्ड वालों का नंबर आएगा। तो इनकम टैक्स के लिए बोला गया है कि इनकम टैक्स जो होता है वो क्या होता है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स होता है, जिसका पेमेंट अनसिक्योर्ड के पहले होगा। लेकिन अगर वो इनकम टैक्स जो है वो 12 महीने से ज्यादा है, क्या है, 12 महीने से ज्यादा का इनकम टैक्स होगा, तो 12 महीने तक का होगा प्रेफरेंशियल, और 12 महीने से ज्यादा जितना भी होगा वो क्या हो जाएगा, अनसिक्योर्ड। आगे बात समझ में। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला इनकम टैक्स ड्यू फॉर 16 मंथ, तो 12 महीने का हो जाएगा प्रेफरेंशियल और 4 महीने का क्या हो जाएगा, अनसिक्योर्ड। काम खत्म, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। फिर कहा गया है कि सैलरी ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर वो व्यक्ति होता है जो मैनेज करता है कंपनी को। अगर उसकी कोई सैलरी होगी तो वो सैलरी भी मानी जाएगी अनसिक्योर्ड। वो कौन से क्रेडिटर्स होंगे, अनसिक्योर्ड। नॉर्मली जितनी भी सैलरी होती है वो प्रेफरेंशियल होती है, लेकिन अगर सैलरी किसकी है, मैनेजिंग डायरेक्टर की होगी, ध्यान से मेरी बात सुनो। अगर वर्कर्स हैं, एम्प्लॉई हैं, अगर उनकी सैलरी होगी तो वो होगी आपका प्रेफरेंशियल। वो क्या होगी, प्रेफरेंशियल, उनको पहले पेमेंट होगा। लेकिन अगर वही सैलरी किसकी हो गई, मैनेजिंग डायरेक्टर की, तो मैनेजिंग डायरेक्टर का मतलब ही हो गया घर का आदमी, तो घर के आदमी का पेमेंट क्या होगा, लास्ट में होगा, तो उसको हम लोग क्या मान लिए, अनसिक्योर्ड। ठीक। लोन गारंटीड बाय द डायरेक्टर, सुनो, कभी कभी हम मान लो गए कंपनी से, बोले कंपनी आई मेरे पास और कंपनी ने मुझसे बोला क्या ले लो, लोन। मैंने कहा कि हम लोन तो देंगे, लेकिन तुम्हारा मुंह देख करके तुमको लगता नहीं कंपनी अच्छी चलाते होगे। तो डायरेक्टर ने गारंटी दिया, क्या दिया, कि कंपनी को छोड़ो, कंपनी नहीं देगी ना, हम जिंदा हैं, ठीक, हम तुम्हारा पैसा क्या कर देंगे, सूद समेत दे देंगे। यानी कि लोन लिया है किसने, कंपनी ने। लोन लिया है किसने, कंपनी ने। गारंटी किसने दिया है, डायरेक्टर ने। आगे बात समझ में। और डायरेक्टर ने गारंटी ली है, अब कंपनी क्या हो रही है, लिक्विडेट। कंपनी क्या हो रही है, मेरा पेमेंट होगा कि नहीं लोन का, बिल्कुल होगा, ठीक, यही तो होगा। अब ये गारंटी किसने दी थी, डायरेक्टर ने दिया था ना कि भैया हम पेमेंट कर देंगे। तो जितना भी गारंटीड वाला पेमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, अनसिक्योर्ड। जिसकी गारंटी किसने दी थी, जिसकी गारंटी किसने दी थी, डायरेक्टर ने। कोई दिक्कत। सैलरी इन ल्यू ऑफ नोटिस, सुनो ध्यान से, कंपनी बंद हो रही है, नोटिस आ गया कि कंपनी क्या होने वाली है, बंद। उसके बाद भी हमने अपने सारे एम्प्लॉयज को बुलाया, एम्प्लॉयज तो भागना शुरू कर दिए होंगे, अरे कंपनी बंद, निकल रहे यहाँ से, ठीक। फिर मैंने भाषण दिया बहुत लीडरशिप वाला, इफेक्टिव, कि नहीं ये कंपनी तुम्हारी है, तुम ऐसे मौके पे कैसे छोड़ के जा सकते हो। खूब उसको मोटिवेट किए, बाहुबली का पिक्चर दिखाया उसको, ठीक, मोटिवेट हो गया। हम क्या नोटिस दे रहे तुम लोग को कि अब हम बाइंडिंग अप कर रहे हैं, उसके बाद भी ऐसा मोटिवेट कर देना कि जब तक कंपनी नहीं बंद हो गई तब तक वो क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे मेरे लिए। उनको पता था नहीं कि पता नहीं सैलरी मिलेगा या नहीं मिलेगा, फिर भी मैंने क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे। तो अभी मैंने बताया कि वेजेस और सैलरी जो वर्कर्स की और एम्प्लॉय की होती है वो क्या होती है, प्रेफरेंशियल होती है। क्या होती है, प्रेफरेंशियल होती है। क्या होती है, प्रेफरेंशियल होती है। मैनेजिंग डायरेक्टर की जो सैलरी होती है वो अनसिक्योर्ड होती है। अगर एम्प्लॉइज मेरे और वर्कर्स मेरे नोटिस पीरियड के बाद काम करते हैं, नोटिस दे दिए कि भैया अब हम बाइंडिंग अप कर रहे हैं, लेकिन फिर जो सिया दिए उन सबको, तो जो उसमें सब नोटिस के बाद भी क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो उस केस में अगर नोटिस पीरियड के बाद भी अगर वो काम करते हैं तो उनको हम लोग क्या कहेंगे, अनसिक्योर्ड। ठीक है, यानी कि प्रेफरेंशियल से वो क्या बन जाएंगे, अनसिक्योर्ड बनेंगे। इतनी कहानी समझ में आ रही है, ठीक है सर। उसके बाद से रेंट ऑफ प्रीमाइसेस, वो कंपनी जो थी वो लैंडलॉर्ड की घर थी, मैंने उसको किस पे लिया था, किराए पे। नोटिस मैंने दे दिया, ठीक, किसको, किराएदार को, अरे सॉरी लैंडलॉर्ड को, कि देखो भैया कंपनी क्या हो गई, लिक्विडेट होने वाली है, बंद होने वाली है, ठीक। उसके बाद भी उसने अपना कंपनी, मुझे कंपनी चलाने के लिए उसने क्या दिया था, रेंट पे दिया था।
मैंने उसको आश्वासन दिया कि तुम्हारी हम रेंट क्या कर देंगे, पे कर देंगे। तो नोटिस देने के बाद अगर मेरा मकान मालिक मुझे किराए के घर पे कंपनी चलाने को देता है, तो उसके बाद जितना भी रेंट ड्यू होगा वो सारा क्या कहलाएगा, अनसेक्योर्ड। रेंट ड्यू जो होता है वो कहलाता है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। मेरी बात ध्यान से सुनना, क्या कहलाता है, प्रेफरेंशियल। जितने भी रेंट हो गए, जितने भी सैलरी हो गए, जितने भी कंपनसेशन हो गए, ये सब क्या होता है, प्रेफरेंशियल होते हैं, वो अनसेक्योर्ड नहीं होते हैं। रेंट अगर नोटिस के पहले का होगा तो क्या होगा, प्रेफरेंशियल। रेंट अगर नोटिस के बाद का होगा तो अनसेक्योर्ड। आगे बात समझ में, ठीक। डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, ये देखो, वाह कैसे कैसे लोग कैसी कैसी उम्मीद बना के रखे हैं, ठीक। प्रेफरेंस शेयर्स, कंपनी बंद होने वाली है, ठीक। अब सोचो स्थिति, सोचो कितनी दयनीय स्थिति है। कंपनी क्या होने वाली है, बंद होने वाली है, और प्रेफरेंस शेयर्स आगे क्या कर रहा है, डिविडेंड दो, ठीक। कंपनी बंद होने वाली है और वो क्या कह रहा है, डिविडेंड दो, ठीक। हम क्या पहले चुप मार के बैठे, तुमको पैसा तुम्हारा मिलेगा कि नहीं ये तो है ही नहीं पता। पहले अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। बैलेंस अगर बचेगा तब तुमको तुम्हारा क्या होगा, पेमेंट होगा, और तुम हम किससे क्या मांगने आ गए, डिविडेंड। तो इस डिविडेंड का तो कोई सवाल उठता ही नहीं। आगे बात समझ में। तो लिक्विडेशन का जब वाइंडिंग अप का हमने एक बार नोटिस भेज दिया, तो उसके बाद से किसी तरह का डिविडेंड, डिविडेंड किसी तरह का पे नहीं होगा। अब तो उनका अमाउंट वापस हो रहा है जितना उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया था। तो अब हम प्रेफरेंस जब ड्यूज करेंगे तो ड्यू में उनका डिविडेंड नहीं आएगा, अब ड्यू में जितना पैसा उनका बचा होगा उनको क्या होगा, पे होगा। आगे बात समझ में। क्या क्या पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा, फिर से रिवीजन करें। एक हम लोगों ने पढ़ा इनकम टैक्स, अगर 12 महीने से कम है तो वो प्रेफरेंस, और अगर 12 महीने से ज्यादा है तो जो एक्सेस वाला अमाउंट होगा वही अनसिक्योर्ड होगा, ठीक। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा मैनेजिंग डायरेक्टर की सैलरी, अगर मैनेजिंग डायरेक्टर की सैलरी होगी तो क्या हो जाएगा, अनसिक्योर्ड। अगर नोटिस के बाद भी कोई व्यक्ति काम कर रहा है, सैलरी है, अनसिक्योर्ड। नोटिस के पहले अगर काम करता है तो वो प्रेफरेंशियल, ठीक। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, रेंट अगर क्या होगा, लैंडलॉर्ड नोटिस के बाद भी मुझे रेंट दे रहा है तो वो क्या होगा, अनसिक्योर्ड। उसके पहले का है तो वो प्रेफरेंशियल। फिर हम लोग पढ़ा लोन गारंटी गिवन बाय दी डायरेक्टर, तो अगर लोन की गारंटी डिविडेंड दिया है कौन, डायरेक्टर, तो अगर डायरेक्टर पे करेगा, अच्छा दोनों में डिफरेंस है, अगर कंपनी पे करेगी तो वो नॉर्मल प्रेफरेंशियल ही होगा, जैसे लोन का पेमेंट होता है। लेकिन अगर वो गारंटी कौन दिया है, डायरेक्टर, और डायरेक्टर पे कर रहा है तो क्या हो जाएगा, अनसिक्योर्ड। अब तुम लोग के मन में क्वेश्चन होगा, सर इतना तामझाम क्यों होता है, क्यों प्रेफरेंशियल, क्यों अनसिक्योर्ड, क्यों सिक्योर्ड? क्योंकि ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस की बात होती है, ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस की बात होगी ताकि आपस में सब झगड़ा ना करें, ठीक। तो उसमें साफ साफ अलग कर दिया कि प्रेफरेंशियल वाले ये और अनसिक्योर्ड ये। पहले किसका पेमेंट होगा, प्रेफरेंशियल वालों का, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करता तो सब मारपीट करने लगते। अगर मेरे पास 100 रुपया है और मांगने वाले 500 हैं तो सब कहते हमको दो, हमको दो, हमको दो, झगड़ा हो सकता था, बराबर दो तो भी झगड़ा होता। तो हमने एक ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस बना दी कि पहले प्रेफरेंशियल वालों को होगा, और प्रेफरेंशियल में भी कौन, पूरा एक लिस्ट है लंबी चौड़ी, ठीक। उनको पहले पेमेंट होगा, उसके बाद किसका नंबर आएगा, अनसिक्योर्ड का। अब इसी प्रेफरेंशियल में ही याद रखना, जो सैलरी होती है, जो जितने भी रेंट होते हैं, ये सब क्या होते हैं, प्रेफरेंस ही होते हैं। लेकिन अगर वही नोटिस पीरियड के बाद हो गया तो अनसिक्योर्ड, कहानी खत्म। अब हम क्वेश्चन करें, ठीक। चलो 1 मिनट का समय दे रहे हम, क्वेश्चन पढ़ो जरा। तो छोटा सा क्वेश्चन पूछो सर। अगर मतलब जो प्रेफरेंस, चलो देखो एक बार क्वेश्चन पढ़े। बैलेंस शीट हमको दिया हुआ है, एम लिमिटेड वेंट इनटू वॉलंटरी लिक्विडेशन ऑन 31st October 2018। ऑन दैट डे फॉलोइंग बैलेंसेस वर इन इट्स बैलेंस शीट, यानी कि बुक्स। शेयर कैपिटल में 13,000 6% प्रेफरेंस शेयर दिए हुए 10 रुपए ईच फुल्ली पेड अप, और 6,500 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच 5 पेड अप। जहां 5 लिख दिया इसका मतलब कहानी में कुछ ना कुछ ट्विस्ट करेगा, ये 5 वाले से पक्का कुछ ना कुछ पैसा भी मंगवाएगा, ठीक। बैलेंस में हमको लॉस दिया हुआ है 4,680 का, 5% डिवेंचर है, बैंक लोन गारंटीड बाय डायरेक्टर। इसका मतलब कि कुछ ना कुछ तो होगा, ठीक, कुछ ना कुछ होगा।
ट्रेड पेबल से इनकम टैक्स 17,550, इंप्लॉइज 1 मंथ सैलरी इंक्लूडिंग मैनेजिंग डायरेक्टर सैलरी 1950, इसमें भी कुछ होगा। ठीक, अच्छा टेंजिबल इंटेंजिबल छोड़ देते हैं। अच्छा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी रिसीव फ्रॉम अ डेटर, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हमको रिसीव हुआ है किससे? डेटर से, ठीक है। इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट इतना दिया हुआ है, ट्रेड रिसीवेबल दिया हुआ है और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिया हुआ इतना। ठीक, अब देखते हैं क्या कह रहा है। द बैंक कॉल्ड अपॉन द डायरेक्टर्स टू इम्प्लीमेंट देयर गारंटी, बैंक ने फोन किया कंपनी को, कंपनी मेरा पैसा दो। कंपनी बोला मैं तो लिक्विडेट हो रहा हूं, मैं तो जा रहा हूं, मैं तो नहीं दे पाऊंगा। तो वो किसको फोन किया? डायरेक्टर को। तुम्हें गारंटी लिए थे ना कि कंपनी नहीं देगी तो तुम दोगे, चलो दो। तो बैंक ने फोन करके बोला किसको? डायरेक्टर को कि चलो अपनी जो गारंटी लिए थे उसको फुलफिल करो। अच्छा, देयर आर नो एरियर्स ऑफ डिबेंचर इंटरेस्ट, अच्छा है। द अमाउंट ओइंग टू द गवर्नमेंट फॉर इनकम टैक्स फॉर द पीरियड ऑफ 24 मंथ बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप इज 17,550, आउट ऑफ विच 14,300 फॉर द पीरियड ऑफ 12 मंथ बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप। क्या कह रहा है? यहां सुनो, 24 महीना का तुमको दिया हुआ है 17,550, उसमें से कह रहा है कि 14,300 जो है वो कितने महीने का है? तो बाकी जो बचा होगा वो उसके 12 महीने का होगा। तो उसके ऊपर वाले 12 महीने से हमको मतलब अभी फिलहाल में नहीं है, वो हमारा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स नहीं होगा, वो मेरा क्या बन जाएगा? अनसेक्योर्ड। अरे शाबाश। द कंपनी क्लोजेज इट्स अकाउंट ऑन 31st December each year. All the employees of the company had already been served with notice to quit on 31st October 2016. हम बोले छोड़ दो, नोटिस दे दिया ऑफिशियली, छोड़ दो। नोटिस दिए छोड़ने का कि बंद होने वाली हो, फिर उनको कमरा में बुला के क्या किए? मोटिवेट किए। नहीं यार, एंड वक्त में तुम बताओ धोखा दोगे हमको? तुमको पाल पूछ कितना बड़ा किए, ठीक, तो उसको हम लोग मोटिवेट किए, तो फिर वो कुछ महीने हमारे यहाँ क्या किए? काम किए। They admitted an amount of rupees 2,730 for salaries in lieu of notice, और उनको मैंने 2,730 रुपए नोटिस ऑफ सैलरी के रूप में, सॉरी ल्यू ऑफ नोटिस के रूप में दे दिया। रेंट वॉज पेड अप टू 31st October 2016, रेंट कब तक पे हुआ है? 31 अक्टूबर 2016 को। इसका मतलब मकान मालिक मेरी अच्छी जो चुपड़ी चुपड़ी बातें थे उसमें नहीं आया होगा, नहीं आया होगा शिवानी जी, नहीं आया होगा, क्योंकि वो कब तक का है? 31 अक्टूबर 2016। यस, उस दिन बोल दिया ओके यही तक का रेंट चाहिए मुझे, आगे देख लेते क्या पता मान गया हो। ठीक, अभी तक तो नहीं माना। द प्रीमाइसेस वर हेल्ड अंडर अ लीज विद एनुअल टेनेंसी। The landlord agreed to waive his right, ले आ गया, the landlord agreed to waive his right to notice on the liquidated undertaking to pay him 2 months rent 650 and to vacate the premises by 31st October 2016, which he did. अब सुनो ध्यान से, ये जो रेंट एग्रीमेंट होता है ना वो महीने के हिसाब से नहीं होता, बड़ी बड़ी बातें होती है कंपनियों में। ठीक, बड़े लोग बड़ी बात, साल भर, 2 साल, 5 साल, 10 साल का एग्रीमेंट होता है, 50 साल का भी एग्रीमेंट होता है, लीज एग्रीमेंट। ठीक, लैंडलॉर्ड ने भी क्या कर दिया, लेकिन उसके बीच में वो क्या हो गया? चला गया। तो जब जाने की बात हो गई तो इसका मतलब फिर लैंडलॉर्ड से मैंने बोला कि नोटिस के बाद, ठीक, अब तो खत्म हो रहा है, लेकिन लीज एग्रीमेंट हम लोग में था, तो उसके अकॉर्डिंग जो है बाकी जो महीने के हैं उसके बदले में हमसे तुम इतना रुपया ले लो। जो लीज एग्रीमेंट से ऊपर जा रहा है अमाउंट, उसके बदले में तुम हमसे क्या ले लो? 2 महीने का, 3 महीने का कुछ पैसा ले लो जो एक्स्ट्रा हो रहा है। फिर सुनो, लिक्विडेटर ने बोला कि अब हम कंपनी क्या कर रही है? ये कंपनी बंद कर रहे हैं, ठीक, तो रेंट जो होगा वो आपका पे तो हमको करना ही है। अब चूंकि लीज एग्रीमेंट के तो लीज एग्रीमेंट तो हो गया खत्म, अब उसके बदले में जो 2-3 महीना एक्स्ट्रा जो जा रहा है, जो लीज एग्रीमेंट अभी भी कंटिन्यू होता अगर ये कंपनी बंद नहीं होती, तो अब हम लीज एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग आपको पैसा तो नहीं दे पाएंगे, कुछ पैसा आप हमसे ले लो, कुछ पैसा आप हमसे क्या कर लो? ले लो, क्योंकि अभी अगर हम कंपनी आप मुझे खाली करने को तो तुरंत तो खाली नहीं कर देंगे, क्योंकि मुझे अभी पेमेंट करनी, कुछ लायबिलिटीज का पेमेंट करना है, कुछ करना है, तो कुछ आप करो कुछ हम करें। तो लिक्विडेटर की बात पे लैंडलॉर्ड ने बोला ठीक है 2-3 महीना और रह लो और हमको कुछ पैसा दे दो।
आगे बात समझ में, ये उसकी कहानी है पूरी, ठीक। अच्छा फिर क्या कह रहा है, तो उसके बदले में उसने कितना दिया, 650 2 महीने का, ठीक। एंड टू वैकेट द प्रीमाइसेस बाय 31 अक्टूबर, और 31 अक्टूबर 2016 तक आते आते तुमको खाली कर देना, ठीक। अच्छा, विच ही डिड, one of the creators of 13,000 was under a contract to deliver certain goods to the company in October 2016 and the company had contracted to supply the same good to Basic Limited who were included in trade receivable कितना 6,500। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से मेरी बात सुनना। एक हमारा क्रेडिटर्स था 13,000 का, जिसको कुछ सर्टेन गुड्स देना था, किसको, सर्टेन गुड्स हमको देना था कब तक, अक्टूबर 2016 तक, और कंपनी ने वही सेम गुड कहा था किसी को सप्लाई करने के लिए, और वो कौन थे, बेसिक लिमिटेड। एक से लेकर के दूसरे को देना था, एक से लेकर के दूसरे को देना था। 13,000 की लायबिलिटी थी, उनसे क्रेडिटर्स से लेना था, और हमको बेसिक लिमिटेड को क्या करना था, देना था। Who were included in trade receivable at rupees 6,500, और वो कितने के मेरे इंक्लूडेड थे, 6,500 के, किसमें, ट्रेड रिसीवेबल के। ऑब्वियस सी बात है, वो मेरे क्रेडिटर्स थे, उनसे मैंने लिया, और मैंने किसी को सेल किया होगा, तो वो हमारे किस पे इंक्लूडेड होंगे, ट्रेड रिसीवेबल, यानी कि जिससे मुझे पैसा चाहिए था, ठीक, या मिलेगा, ठीक। बेसिक लिमिट, सॉरी, इसको एक तरह से कह सकते हो, कुछ नहीं, ये कहानी सिक्योर्ड की तरह है। इसको अगर हम थोड़ा और अच्छे समझे कि 13,000 में 6,500 क्या था, उनसे लेना था, तो उनसे लेकर के उनको देना था, यही तो बात हुई, ठीक। The creditors refused to make delivery but admitted a claim made by the liquidator for damages at rupees 1625। क्रेडिटर ने रिफ्यूज कर दिया कि मैं डिलीवरी नहीं करूंगा, ठीक, बट एडमिटेड अ क्लेम मेड बाय द लिक्विडेटर फॉर डैमेजेस, और 1625 का उसने क्लेम क्या कर दिया, एडमिट कर दिया। मतलब कि मुझसे 1625 रुपया ले लो, लेकिन मैं सामान नहीं दूंगा। कुछ कहानी समझ में आ रही है, फिर सुनो, फिर सुनो। 13,000 का मैंने सामान मंगवाया, ठीक, उसने बोला मैं आपको सामान दे दूंगा, इतनी बात समझ में आई, ठीक। वो मेरे क्रेडिटर्स के हो गए, क्योंकि हमने उनको बोला कि सामान दे देना। अब क्या हुआ, जब सामान देने का समय आया तो कह रहा नहीं दूंगा, ठीक, वो मुझे मना कर दिया। मैंने ऊपर उसके ऊपर केस कर दिया, और केस करने के बदले में उसने मुझे 1625 रुपया डैमेज का दे दिया। इतनी कहानी समझ में आई, ठीक। अच्छा, फिर कह रहा है, ठीक है, बेसिक लिमिटेड मेड अ क्लेम फॉर लॉस अगेंस्ट द कंपनी फॉर नॉन, बेसिक लिमिटेड मेड अ क्लेम फॉर लॉस अगेंस्ट द कंपनी। अब बताओ जरा, क्या हम बेसिक लिमिटेड को सामान दे पाएंगे? जब मेरे पास खुद ही नहीं है तो हम उसको कहां से देंगे, नहीं दे पाएंगे। तो जब नहीं दे पाएंगे तो अब वो मेरे ऊपर केस कर दिया, तो हमें कितना देना पड़ गया, 975। मुझे कितना मिला क्लेम का, 1325 या जो भी मिला था 1625, और मुझे कितना देना पड़ा, 975, किसको, बेसिक लिमिटेड को। अच्छा, फर्नीचर वॉज सोल्ड फॉर 7800, इन्वेस्टमेंट वर फाउंड टू बी वैल्यूलेस, और उसके बाद से सम्स ओइंग बाय ट्रेड रिसीवेबल्स फॉर ऑल कलेक्टेड एंड द इंश्योरेंस पॉलिसी वॉज सरेंडर फॉर 15,600। ये सब कह रहा है कि इतना इतना अमाउंट मुझे रियलाइज हुआ, ठीक। अच्छा, फिर कह रहा है सम्स ओइंग बाय ट्रेड रिसीवेबल्स फॉर ऑल कलेक्टेड, सॉरी, आफ्टर द लिक्विडेटर हैड पेड अ फर्दर प्रीमियम ऑफ 585, इतना रुपया पे किया है। अ शेयर होल्डर्स होल्डिंग 2600 इक्विटी शेयर्स वर फेल्ड टू पे द कॉल ऑफ ₹5 मेड बाय द लिक्विडेटर। लीगल कॉस्ट केम टू रुपीज कितना, 780, एंड लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन कितना, 6,500। काम खत्म, ठीक। चलो, अच्छा, ये है वैसे बहुत बड़ा, कहाँ से शुरू किया जाए। एक काम करते, देखो हम दोनों को समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक, क्योंकि इसको खींचेंगे तो आधा घंटा खींच जाएगा, ठीक। एक बार इसको समझने की कोशिश करो, नहीं तुमको इसको कल फिर से एक बार क्या करेंगे, समझा देंगे, ठीक। घबराने की बात नहीं, ठीक। हाँ, तुमको जाना, जो हम तो वैसे भी बाइक से नहीं जाएंगे, तो हम हैंडल देखते हुए जाएंगे। हाँ, ठीक, ठीक है। देखो आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ पे लीगल एक्सपेंसेस देखो 780 का लिख दिया नॉर्मल, ठीक। लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन 6500, ठीक, वो सब दिया होगा कहीं लास्ट में, देखो 780 और 6500। एक्सपेंस ऑफ लिक्विडेशन 650 दिया हुआ है। 5% डिबेंचर भी 26,000 है। इस सब में हमको कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है। अब हमको बस समझाना, इधर भी देखते हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है, 11,700, ठीक है। ये सब तुम लोग को मेनली दिख रहा होगा। यस सर।